देखिए आज हम रिकॉर्डिंग हो रही कुछ रिकॉर्डिंग अरे क्रिमिनल ट्रायल पढ़ेंगे। और क्रिमिनल ट्रायल में ये देखिए कि जो मामले होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला समन मामला और दूसरा वारंट मामला। क्या फर्क है दोनों में? समन मामला और वारंट मामले में क्या अंतर है? भाई जो मामला मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास, वास से दंडनीय जो मामले होते हैं उन्हें हम वारंट मामले कहते हैं। और इसको छोड़ करके, यानी जो वारंट मामला नहीं है, वो समन मामला। ध्यान रखना, ये मत कहना कि 2 साल से कम वाले अपराध, क्योंकि अगर जुर्माने वाले कहाँ जाएंगे? जहां केवल जुर्माने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? तो समन मामला कौन सा है? जो वारंट मामला नहीं है वो समन मामला है। यानी मृत्यु, आजीवन और 2 वर्ष के कारावास के दंडादेश के अलावा सारे मामले क्या है? समन मामला। ठीक, क्लियर है? अब ये जो वारंट समन मामलों की समन ट्रायल होती है और वारंट मामलों की वारंट ट्रायल होती है। ठीक है। वारंट ट्रायल दो प्रकार से होती है, परिवाद पे भी होती है और पुलिस रिपोर्ट पर भी होती है ना? और ये ट्रायल कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। ये ट्रायल कौन करता है? स्ट्रेट। मजिस्ट्रेट करता है। लेकिन जो वारंट मामले हैं उनकी ट्रायल कौन कर रहा है? सेशन कर रहा है। तो उन्हें सेशन मामले कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सेशन मामले क्या होते हैं, सेशन मैटर्स क्या होते हैं, तो सेशन मैटर वो वारंट मामले जिनकी ट्रायल सेशन कोर्ट करता है, वो सेशन मामले होते। वारंट मामले ही हैं, लेकिन ट्रायल कौन कर रहा है? सेशन कर रहा है, इसलिए हम उसे सेशन ट्रायल बोलते हैं। आगे बात समझ, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सेशन ट्रायल बोलते हैं। और सेशन मामले, मामले दो ही होते हैं, समन और वारंट। लेकिन जो वारंट मामले हैं वो ट्रायल कौन करेगा? तो एक काम करना, आपकी जो फर्स्ट शेड्यूल दी हुई है उस फर्स्ट शेड्यूल को खोलना और इसमें एक लिस्ट बनाना। किसकी? कि कौन से मामले ट्रायल बाय सेशन, कौन से मामले हैं जो ट्रायल बाय सेशन। जो मामले ट्रायल बाय सेशन है उनका क्या करना है? लिस्ट बनाना। उससे क्या फायदा होगा? देखो, आपको चार्ज फ्रेमिंग भी करनी है और हर अपराध के बारे में आपको पता है क्या कि कौन सा ट्रायल बाय सेशन है। तो फिर चार्ज कैसे फ्रेम करोगे? तो चार्ज फ्रेम करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कोर्ट कौन सा है जो ट्रायल करता है। तो कौन सा कोर्ट ट्रायल करता है ये कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट शेड्यूल को आप खोलिए और फर्स्ट शेड्यूल को खोलने के बाद में आप अपनी एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में ये कंफर्म कर लीजिए कि कौन से मामले ट्रायल बाय सेशन। और जो मामले ट्रायल बाय सेशन है उनके अलावा बाकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास का हमारा कोई दिक्कत है ही नहीं है, सारे के सारे फर्स्ट क्लास। तो आपको चार्ज बनाने में दिक्कत नहीं आएगी और सेशन ट्रायल केसेस की ज्यादा लंबी लिस्ट भी नहीं। है ना? जैसे राज्य के विरुद्ध अपराध है वो ट्रायल बाय सेशन है, सिक्कों वाले कुछ अपराध ट्रायल बाय सेशन है। आगे बात समझ लो, तो ये अपराध क्या है? ट्रायल बाय सेशन। तो हत्या हुआ, डकैती हुई, है ना? तो
आत्मा वो सॉरी हत्या का प्रयत्न हुआ, ठीक है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण हुआ, ये सारे अपराध क्या हैं, ट्रायल बाय सेशन। तो इनकी एक आप लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना करके और इनको एक बार रट लो कि कौन से मामले ट्रायल बाय सेशन। आगे बात समझ। और जो मामलों की ट्रायल सेशन करता है वो सेशन ट्रायल हो गए, बाकी मजिस्ट्रेट ट्रायल हो गए। ठीक। अब सेशन ट्रायल में क्या होता है, तो देखो सबसे पहले सर सेक्शन अगर इसमें 225 से सर अगर लेकर इसमें के क्वेश्चन पूछेंगी। और 236 में इसकी प्रोसेस बताई गई। दो सौ सर अगर दोनों में डिफरेंस में के क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे? 226 में इसकी प्रोसेस बताई है कि कौन से मामले सेशन ट्रायल कैसे हो। तो देखो क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि अपने मामले को एस्टेब्लिश करे और बियॉन्ड डाउट। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी क्या है, आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा, सेक्शन 101 क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, कि भाई कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने कोई मामला लाया और वो ये कहता है कि साहब मैंने जो फैक्ट कोर्ट में पेश किए हैं उनको फैक्ट्स के बेस पे आप डिसीजन दीजिए। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो फैक्ट्स कोर्ट में पेश हुए हैं उनका एग्जिस्टेंस है, उनका अस्तित्व। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, यानी सेक्शन 101 में हमें मामले को एस्टेब्लिश करना है, यानी चार्ज लगवाना होता है प्रोसिक्यूशन को। 101 में किसके लिए बहस होती है, चार्ज के लिए। समझ गए कि प्रोसिक्यूशन को अपना मामला एस्टेब्लिश करना होता है कहां पर, सेक्शन 6। अब एक बात बताइए, कोर्ट ने लगा दिया चार्ज अक्यूज पे, आपने मामला एस्टेब्लिश कर दिया, फिर प्रोसिक्यूशन क्या करता है, चार्जशीट के साथ में एक प्रोसिक्यूशन लिस्ट पेश करते हैं कहां पर, कोर्ट में। कोर्ट में क्या आती है, चार्जशीट के साथ में एक प्रोसिक्यूशन लिस्ट भी है, वो सॉरी एविडेंस विटनेस लिस्ट भी आती है ना। कोर्ट क्या करता है कि इन विटनेसेस को कॉल करता, तारीख देता और विटनेस कॉल करता। अब मान लीजिए कोई भी विटनेस या गवाह कोर्ट में प्रोसिक्यूशन पेश ना करे तो कौन असफल होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आ गया, किस पे आ गया, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन ने ये सारे एविडेंस पेश कर दी, प्रोसिक्यूशन ने ये सारे एविडेंस कोर्ट में क्या कर दिए, पेश कर दिए, हो गई पेश। अब कोर्ट में ये सारे विटनेस पेश हो गए, उसके बाद में क्या होता है कि अक्यूज की सेक्शन 313 में एग्जामिनेशन होता है। दिस इज मैंडेटरी प्रोविजन, और प्रैक्टिकल पेपर में ये जरूर पूछते क्या, सेक्शन 313। ठीक है, 313 प्रैक्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी एक लेटेस्ट केस में, झारखंड छत्तीसगढ़ का एक केस है, उसमें ये कहा कि सेक्शन 313 इज फंडामेंटल राइट, अक्यूज का फंडामेंटल राइट। 313 में क्या होता है, एग्जामिनेशन होती है कि ये जो विटनेस अक्यूज के अगेंस्ट बोल करके गए हैं ना, उसको एक्सप्लेनेशन करवा। 313 का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस कोर्ट में आए, उन प्रोसिक्यूशन विटनेस ने अक्यूज के अगेंस्ट जो बात बोली, भाई पहला विटनेस आया वो ये कहता है कि साहब अक्यूज ने ये किया, दूसरा कहता है साहब ये किया, तीसरा कहता है साहब इससे ये मिला। तो कोर्ट उससे पूछता है कि देख भाई पहला विटनेस ये था, इसने आपके अगेंस्ट ये बात कही है, आपको क्या कहना है। वो कहता है कि साहब झूठ बोल रहा है, फंसा रहे हैं हमारे को।
तो एक्सप्लेनेशन लेता है। अब ये विटनेस आ गए और ये एक्सप्लेनेशन ले लिया। अब कोई साक्ष्य नहीं पेश करे तो कौन असफल होगा? अब साक्ष्य पेश ना हो तो डिफरेंस। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया? चिकू तेरे पास फोन है? आ गई बात समझ कि अब अक्यूज को क्या करना है? अपने डिफेंस पेश करना। समझ गए? तो ये है सेक्शन 102 एविडेंस। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम ऑनर्स ऑफ, कि जब दोनों तरफ से कोई एविडेंस पेश नहीं हो और जो पक्षकार असफल होगा, बर्डन ऑफ साबित करने का भार उस पर होगा। इसको बोलते हैं हम ऑनरशिप, शिफ्ट ऑफ। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ, चार्ज लगवाने की ड्यूटी किसकी है? प्रोसिक्यूशन की। तो सेक्शन 101 और 102 एविडेंस एक्ट समझ में आ गए। सेक्शन 101 गवर्न बाय सीआरपीसी। सेक्शन 101 किससे गवर्न हो रहा है? सीआरपीसी। क्योंकि प्रावधान कहां दे रखा है? सीआरपीसी 227 में दे रखा है ना, कि चार्ज लगवाएगा नहीं तो डिस्चार्ज कर देगा। इसके बारे में एविडेंस एक्ट में कहीं लिखा हुआ है क्या? उसमें तो ट्रायल के बारे में है कि साक्ष्य पेश करेंगे, और साक्ष्य कब पेश कर रहे हैं हम? ट्रायल में कर रहे हैं। तो सेक्शन 101 गवर्न बाय सीआरपीसी और सेक्शन 102 गवर्न बाय एविडेंस। समझ गए? क्योंकि जो साक्ष्य आएंगे कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है, कौन सा एडमिशनेबल है, कौन सा एडमिशनेबल नहीं है, ये सब कहाँ आ रहे हैं? ट्रायल में। लेकिन चार्ज फ्रेम करने तक सीआरपीसी। चार्ज फ्रेम करने तक तो क्या है? सीआरपीसी। तो 101 गवर्न बाय सीआरपीसी और 102 एविडेंस एक्ट गवर्न बाय एविडेंस एक्ट। दोनों समझ में आ गए? तो जो ट्रायल में हम एविडेंस पेश कर रहे हैं वो तो 102 का पार्ट है, और चार्ज फ्रेम करवा रहे हैं वो 101 होता है ना? तो गवर्न बाय सीआरपीसी। अब सीआरपीसी क्या गवर्न कर रही है 101 के लिए? तो देखिए, सबसे पहले 225 को, 225 में ये कह रहा है कि मामले की स्टार्टिंग कौन करेगा? क्यों करेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर है, सामने वाले का तो क्या लेना देना। वो अपने मामले का एग्जिस्टेंस साबित करो। फिर 226 में क्या करेगा? मामले को एस्टेब्लिश करेगा। कहां से गवर्न हो रहा है? एविडेंस के 101 से। क्यों? अपने मामले को क्या करेगा? एस्टेब्लिश करेगा। किसकी ड्यूटी है? प्रोसिक्यूशन की। 226 में यही बोल रहा है कि अपने मामले को क्या करेगा? एस्टेब्लिश करेगा। अब प्रोसिक्यूशन अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं, देखो चार्ज बहस कहाँ होती है, कई बार पूछ लेते हैं, तो 226 में है ना। चार्ज आर्गुमेंट कहाँ होती है? 226 में। ठीक। अब चार्ज होने के बाद मामला प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी थी एस्टेब्लिश करने का, नहीं कर पाई तो 227 में क्या कर रखा है? डिस्चार्ज। 227 में क्या कर देगा? डिस्चार्ज कर देगा। क्लियर है कि 227 में डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर पाया, अपने मामले को एस्टेब्लिश किया, तो चार्ज फ्रेम। तो फिर क्या करेगा? चार्ज फ्रेम। चार्ज फ्रेम करने के बाद में अक्यूज से समझाता है, देख भाई, आपने चोरी का अपराध किया है और मैं इसमें कोग्निजेंस ले सकता हूं और इसके ट्रायल का आदेश देता हूं। आपको क्या ये अपराध स्वीकार है? वो कहता है साहब नहीं है, या मान लो एक्सेप्ट कर ले। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि क्या अक्यूज ने चार्ज फ्रेम करने के बाद कोर्ट ने ये पूछा कि भाई, चार्ज के सुनाया और समझा और उससे पूछा कि क्या आप चार्ज को स्वीकार करते हो क्या, आरोप को स्वीकार करते हो क्या, और उसने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। उसने क्या कर लिया? स्वीकार कर।
तो क्या अक्यूज को मजिस्ट्रेट या कोर्ट दोष सिद्धि करेगा? ये अनिवार्य है क्या? है? नहीं, अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक है। पीजी में नहीं होता बेटा, 164 के बयानों में होता। मैं दोष सिद्धि की बात कर रहा हूँ, दोष सिद्धि के बाद पीओ होता है बेटा। वहां वर्ड क्या दे रखा है? वर्ड क्या दे रखा है? डिस्क्रिशनरी पावर है, ध्यान रखना। सब विवेकानुसार दोष सिद्ध कर सकता है। आगे बात समझ में। अब क्यों कर सकता है? ये नहीं लिखा हुआ कि वो दोष सिद्ध करेगा। क्या लिखा हुआ है? क्यों? पीजी अगर कोर्ट को ये लगता है स्वतंत्र और स्वैच्छिक है, फ्री और वॉलंटरीली है, तो ही वो उसको दोष सिद्धि करेगा। अदरवाइज क्या करेगा? उसके पीजी होने के बाद में भी एविडेंस कॉल करेगा। आगे बात समझ। तो ध्यान रखना, 228 में अगर उसने अपराध को स्वीकार किया है तो उसकी दोष सिद्धि मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट में उसकी दोष सिद्धि मैंडेटरी नहीं है। वहां क्या लिखा हुआ है कि न्यायालय सब विवेकानुसार दोष सिद्ध। आगे बात समझ। और देखो एक चीज ध्यान रखना, 229 में दोष सिद्धि हो गई ना पीजी पर, 228 में, है ना? तो फिर कोर्ट दंडादेश देगा ना, तो दंड के पर्सन पे सुनना मैंडेटरी। दोष सिद्धि के संबंध में डिस्क्रिशनरी पावर है, दंडादेश तो भाई दंड के बिंदु पर तो सुन के ही दंडादेश देगा। तो ध्यान रखना, कई बार ये कहता है कि दंडादेश सब विवेकानुसार नहीं है, दोष सिद्धि सब विवेकानुसार है कि वो दोष सिद्धि कर सकता है। और दोष सिद्धि कर दी तो फिर दंड के बिंदु पर सुन करके ही क्या करेगा? दंड दे। आपने देखा होगा कि दोष सिद्धि की जब हम अपील पढ़ते हैं तो जिन मामलों में पीजी होती है उसमें दोष सिद्धि की अपील नहीं होती। सर किसकी पीजी क्या होती है? होता है? केवल सर दंड के परिणाम, प्ली ऑफ गिल्टी। एंटिटी। आगे बात समझ। तो ध्यान रखना कि अगर 228 में उसे दोष सिद्ध कर दिया, किस पे? खुद की पीजी पर, तो भी क्या नहीं होगा? दंडादेश। आगे बात समझ। हाँ बेटा, कि कम सजा दे कि ज्यादा सजा? भाई दंड के बिंदु पर जो देखा जाता है, सबसे पहला जाता है अपराध की परिस्थिति। ठीक। अब एक बात बताओ, सपोज करो कि एक्स व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती, वाई उसका रिश्तेदार है, या मान लो उसका बेटा है या उसकी पत्नी है, और वाई को डॉक्टर ये कहता है कि 2 लाख रुपए जमा करा के ऑपरेशन करवा लो, अदरवाइज ऑपरेशन होगा नहीं, 5 दिन से ज्यादा बचेगा नहीं। अब उसके पास में पैसे नहीं है, तो वाई ने चोरी कर ली। ठीक। और एक आपको नया एप्पल का वर्जन आया, वो खरीदना है, तो आगे बात। तो जो दंड के बिंदु पर सुना जाता है, सबसे पहले अपराध की परिस्थिति। किस पे? कन्विक्शन परिस्थितियों में क्या करेगा? वो तो आईपीसी के डेफिन एविडेंस में चाहे कितना भी आए, परिस्थितियां, अपराध तो अपराध ही होता है। भाई आपने चाहे मजबूरी में चोरी की हो या शौक के लिए किया है, चोरी तो चोरी है। थाने पहुंचे नामा बार संघ के सदस्य क्या फिर होगा? उसमें दोष मुक्त कर देंगे आपको?
व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा सजा तो मारपीट दो कर कपड़े सिद्धि के बाद ही कम करेंगे। जब तक स्पीकर दो ऑफ सिद्धि कर नहीं लीजिए होगी तब सजा कम कैसे करेंगे? उन्हें आहूत कर आगे बात सुनो। अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का दिया व दूसरा, अपराध की प्रकृति नेचर क्या है? जैसे आपने कैपिटल पनिशमेंट के बारे में पढ़ा कि कैपिटल पनिशमेंट कब दिया जाएगा? जाएगा कैपिटल पनिशमेंट रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट मैटर में दिया जाएगा। अब रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट मैटर क्या है? हत्या तो हो गई, दोष सिद्ध कर दिया, अब इसमें हम उसे मृत्यु दंड दे या आजीवन कारावास दे। तो यहां हम क्या देखते हैं? ऑफेंस की नेचर, ऑफेंस की नेचर। जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही एक डिसीजन हुआ है पोस्को कोर्ट का कि एक आदमी ने बच्ची के साथ रेप किया और रेप करने के बाद में उसको गला रेत करके मार दिया। अब इन परिस्थितियों में आप जज हो तो क्या सजा दोगे? क्या सजा दोगे? है डेथ पेनल्टी दोगे कि नहीं दोगे? और दूसरा केस सुनो, दूसरा केस जैसे आरजेएस में प्रॉब्लम आई कि एक भाई साहब होते हैं, ठीक, वो अस्पताल जा रहे होते हैं और वो गांव के बामाशाह है। बामाशाह का मतलब जो दान दून करता रहता है उसको बामाशाह कहते हैं। वो बामाशाह थे। तो रास्ते में एक भाई साहब मिल गए बोतल लेकर के और उससे ये कहा कि भाई थोड़ा बहुत हमारे को भी दे दे, गरीब आदमियों को, हम भी तो इनकम टैक्स पेयर है, सबसे बड़े छोटे टैक्स पेयर है कि नहीं? अब उसने मना कर दिया तो उसने उस पर चाकू से वार किया, तो उसने यूं हाथ आगे किया तो ये नस कट गई। उसे अस्पताल लेके गए लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, बीच में एम्बुलेंस खराब हो गई, तब तक ब्लड बाहर निकल गया और वो व्यक्ति मर गया। क्या सजा दोगे? आगे बात सुन। तो ये होता है दंड के बंदों पर सुनना। दूसरा, क्या आदमी है, कोई कम उम्र का बच्चा है, उसका आगे का फ्यूचर है, आगे बात समझ में, उसका कोई प्रीवियस कंडक्ट नहीं है। हर आदमी अपराधी थोड़ी होता। आप कार लेकर जा रहे हो, रास्ते में कार मान लो किसी से ठुक गई और फिर आपने उससे कहा कि अरे ये भाई क्या किया, ऊपर से वो आपको गाली गलौज कर दिया। अब आपको थोड़ा जोश आ गया, ढंग से मार दिया, मर गया मान लो। तो आप कोई घर से मर्डर करने के लिए निकले थे क्या? आगे बात समझ। तो ये दंड के बिंदु पर सुनना होगा। आगे तो दंड के बिंदु पर कोर्ट क्या करेगा? 228 में भी सुनेगा। ध्यान रखना, दोष सिद्धि क्या होती है, इसीलिए दोष सिद्धि की अपील नहीं होती पीजी पर, किसकी होती है? दंड के परिणाम। समझ गए? फिर 228 में उसे या तो सभी के अनुसार दोष सिद्ध कर देगा। फिर 229 में, सॉरी 229 में क्या कर देगा है? दोष सिद्ध कर दे। ठीक। फिर देखो 230 में, देखो वहां वर्ड क्या दे रखा है कि अगर वो आरोप को स्वीकार नहीं करता या 229 में दोष सिद्ध नहीं किया। समझ गए? ये वर्ड क्यों दिया कि 229 में पीजी कर ली, लेकिन कोर्ट को ये पता है कि पीजी फ्री और वॉलंटरीली नहीं है, इसलिए कन्विक्शन कर दिया। आगे बात हम दोनों वर्ड समझ में आ गए? पीजी है ना कि दो, तो फिर उसको क्या करेगा 230 के अंतर्गत? एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस की डेट देगा। प्रोसिक्यूशन एविडेंस की डेट समझ गए कि नेक्स्ट डेट देगा। और जो प्रोसिक्यूशन लिस्ट है कहां पर? चार्जशीट के साथ आई है। मैंने चार्जशीट आपको व्हाट्सएप की हुई है ग्रुप में, दोबारा कर दूंगा, जिसमें देखना कि चार्जशीट के लास्ट में लिस्ट ऑफ विटनेस आती है। तो कोर्ट नेक्स्ट दे करके प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे फाइल लगाता है और जो गवाह हैं, जैसे मान लो 10 गवाह हैं,
तो जैसे मान लो सरू के 2 गवाहों को क्या कर दिया, कॉल कर दिया कि नेक्स्ट तारीख को 2 गवाह आ जाओ, फिर उससे नेक्स्ट तारीख को 2 आ जाओ। तो ऐसे करके गवाहों को बुला करके प्रोसिक्यूशन एविडेंस ली जाती है। 231 में क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेगा। प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब से ही खत्म होती है, वैसे ही 313 में अक्यूज की एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। अगर आप प्रोसीजर लिखोगे, अगर आपसे पूछता है सेशन या वारंट ट्रायल, तो जैसे ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म होती है, वैसे ही, समझ गए। अब देखो 313 में अक्यूज से ये जो विटनेस बोल के गए हैं ना, इनकी एग्जामिनेशन करना, एक्सप्लेनेशन लेगा कि भाई साहब जो ये गवाह बोल के गए हैं ना, ये क्या क्या बोल के गए हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन लेगा। 300 एक्सप्लेनेशन लेने के बाद में उसे लगता है कि मामला नहीं बन रहा है, तो एविडेंस के बाद ही 232 में क्या कर देगा, 200 क्या कर देगा, 200। अब डिफेंस डिफेंस की जरूरत नहीं है। एक चीज ये ध्यान रखना, अगर 232 में दोषमुक्त कर रहा है ना एविडेंस के बाद में भी, तो 313 मैंडेटरी। 313 लिए बिना 232 में क्या नहीं करेगा, दोषमुक्त नहीं करेगा। ठीक है, 313 मैंडेटरी प्रोविजन। फिर उसके बाद में 232 में दोषमुक्त। ध्यान रखना, ये जो सेक्शन है ना, सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट ट्रायल, उसमें सबसे बड़ा अंतर यही है। मजिस्ट्रेट ट्रायल में ये नहीं है क्या, कि प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि मामला नहीं बनता, तो अक्यूज को दोषमुक्त कर देगा। ये कहाँ है, केवल सेशन ट्रायल केसेस में। ये कहाँ है, केवल सेशन ट्रायल, है ना। ये कहाँ है, सेशन ट्रायल केसेस। आ गई। फिर उसके बाद में अगर 232 में दोषमुक्त, देखो वहां पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी, किसमें, वारंट ट्रायल केस। देखो आपको क्या करता है एग्जामिनर, सेशन ट्रायल नहीं पूछता, आपसे पूछता है कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट ट्रायल की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका बताइए। फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि सर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले की प्रोसेस कहां दे रखी है, 238 से लेकर 243 व 248 में दी हुई। ये लिखते, और फिर हम क्या करते हैं, जो सेशन ट्रायल है उसको ठिकाना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से बस इतना शुरुआत कर देते हैं कि सेक्शन 207 की कंप्लायंस करेंगे, और उसके बाद में वही कि प्रोसिक्यूशन अपने मामलों का एस्टेब्लिश करेगा, नहीं तो डिस्चार्ज कर देगा, चार्ज फ्रेम करेगा। फिर और लास्ट में फिर हम ये बात भी डाल आते हैं क्या, कि अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस से अपराध साबित नहीं होता है तो दोषमुक्त कर देगा, अन्यथा अभियुक्त को दंड के बिंदु पर सुनेगा, वो सॉरी अभियुक्त की प्रतिरक्षा का साक्ष्य लेगा। आ गई बात है। और एग्जामिनर केवल इस पूरे ट्रायल में, उसको पता है कि ट्रायल पता है आपको, केवल 2 चीजें देखता है, एक तो ये 207 और ये 232 तो नहीं टिका दी।
आगे बात समझ में? क्योंकि याद हमारे को क्या है, हमें ये लगता है सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल क्या है, एक जैसी है। और एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तब उसको पता है कि सब सेशन ट्रायल टेक रखे 99% लोगों ने, और वो कहाँ जा करके ये वाला पॉइंट ढूंढता है कॉपी में, ये सेशन की है वारंट की है। और जब ये टिका रखा है तो फिर वो देख लेता है कि क्या है, सेशन ट्रायल है। तो वो 7-8 नंबर क्या कर लेगा, काट लेगा और 2-4 नंबर आपको दे। आगे बात समझ भाई, बाकी प्रोसीजर तो आपने लिखी है, सेक्शन सेक्शन लिखे हैं, लेकिन वो केवल ये चीज पकड़ता है। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर यही आती है, कौन सी, वारंट ट्रायल, है ना। अब देखो 232 वाली प्रोसीजर ध्यान रखना, वारंट ट्रायल केस में नहीं है ना। मजिस्ट्रेट द्वारा जो वारंट ट्रायल हो रही है उसमें 232 का प्रोविजन नहीं। क्लियर है। फिर 232 के बाद में आता है कि देखो, अब जो असफल होगा प्रोसिक्यूशन से, अगर वो प्रोसिक्यूशन असफल हो रहा था अपने एविडेंस के बाद, तो 232 में हम उसे फ्री कर ही रहे थे। लेकिन अब नहीं हो रहा, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला गया, अक्यूज। अक्यूज कहां देगा, अक्यूज कहां देगा, 233। क्लियर है। 233 में अक्यूज की वो लेना जरूरी है, क्या, डिफेंस। लेकिन कोर्ट को लगता है कि भाई ऐसी कोई डिफेंस पेश कर रहा है जो केवल डिले करेगी मामले की प्रोसेस में, है ना, देरी करेगी, तंग करने या परेशान करने के आशय से है, तो मना कर देगा, अदरवाइज उसकी डिफेंस लेगा। अक्यूज डिफेंस में खुद भी आ सकता, डिफेंस में खुद भी आ सकता है। लेकिन अगर खुद आ रहा है तो उसे उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। 315 315 सीआरपीसी में दे रखा है कि अक्यूज अगर खुद विटनेस के रूप में आना चाहता है और अपने या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में जो है देना चाहता है, तो 313 में वो खुद आएगा। और ध्यान रखना, सबसे पहले अक्यूज की एग्जामिनेशन होगी। सबसे पहले क्या है, अक्यूज की एग्जामिनेशन। ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे ही ये हो जाता है तब कोर्ट कहता है कि भाई आप क्या एविडेंस पेश करना चाहते हो, तो आप अपने एविडेंस की लिस्ट पेश कर दो। ठीक, यानी विटनेस की लिस्ट पेश कर दो। तो विटनेस में वो अपना नाम लिखता है सबसे पहले, और फिर 2 गवाहों के नाम लिख दिए कि सब मेरे डिफेंस के विटनेस ये हैं। अब लेकिन अगर खुद को पेश कर रहा है तो उसके साथ में सेक्शन 315 में एक एप्लीकेशन लगा, साहब मैं भी विटनेस देना चाहता हूं मेरे मामले के अंतर्गत। ठीक। अब जब ये विटनेस के रूप में आता है तो इसके बयान शपथ पर होता है। किस पे होता है, शपथ पर होता है। अगर 315 में झूठ बोलता है तो मिथ्या साक्ष्य के लिए कार्रवाई की जा सकती। लेकिन 313 में जब एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं तब दाब के झूठ बोलो, तब क्यों, 313 ऑन ओथ नहीं होती है, 315 ऑन ओथ। और ध्यान रखना, इस लिस्ट में सबसे पहले किसको बुलाएंगे, इस लिस्ट में सबसे पहले किसको बुलाएंगे, आगे बात समझ क्लियर है। तो 300। ठीक। फिर आपने पढ़ा होगा कि प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि अपने मामले को संदेह से परे साबित करे। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है अपने मामले को संदेह से परे साबित करे। ठीक। इसलिए फिर होती है
बहस। लास्ट क्या होता है? बहस। कहाँ, कौन से सेक्शन में क्या होती है? बहस। बहस में क्या होता है? प्रोसिक्यूशन को अपना मामला बियॉन्ड डाउट प्रूफ कर। अभी एडीजी के एग्जाम में भी आया कि प्रोसिक्यूशन को अपना मामला बियॉन्ड डाउट प्रूफ करना होता है। इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हुए अपवाद बताए। क्या है? अगर आपसे ये पूछा, जैसे मैंने आपसे ये बोला कि अभी एडीजे में ये क्वेश्चन आया था कि प्रोसिक्यूशन का ड्यूटी है कि मामले को बियॉन्ड डाउट प्रूव करे। इस सिद्धांत के अपवाद होते। बिल्कुल। भाई ये लड़ाई किसकी है? 102 की तो है। एविडेंस का सेक्शन 102 ही तो चल रहा है कि जो असफल हो वो अपने मामले को क्या करे? साक्ष्य दे करके साबित करे। तो सेक्शन 102 आ गया। और फिर इसके दो अपवाद हैं। कौन से? एक नॉलेज और एक प्रजम्पशन। नॉलेज 106 में है और प्रजम्पशन 107 से लेकर 114 ए तक। आगे बात समझ। नॉलेज 106 में है और प्रजम्पशन 107 से लेकर 114 ए तक। हाँ, समझ गए? तो फिर अब यहाँ क्या आ गई? बहस। बहस में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन को अपना मामला बियॉन्ड डाउट प्रूफ करना होता है, तो वो अपने मामले को एक्सप्लेन करता है। अक्यूज उसको क्या करता है? डाउट क्रिएट करता है, यानी उनका जवाब देता है। और लास्ट में जो भी लो का क्वेश्चन ऑर्गेनाइज होता है, किसका? क्वेश्चन और लो, वो कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रोसिक्यूशन। तो वो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो उस मामले को क्या करे? एक्सप्लेन। आ गई बात? तो ये क्या हो गई? बहस, आर्गुमेंट। बहस के बाद में अगर वही 102 वाली बात कि अगर प्रोसिक्यूशन ने अपना मामला बियॉन्ड डाउट प्रूफ कर दिया, नहीं किया, तो अक्यूज को क्या कर देंगे? तो उसको। अब एक चीज समझ में आ गई कि डिस्चार्ज बिफोर ट्रायल होता है और एक्विटल आफ्टर ट्रायल। ठीक है? डिस्चार्ज पर प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी लागू नहीं होता है, इस पर प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी लागू होता है। क्लियर है? कि डिस्चार्ज कब होता है? जब चार्ज ही नहीं लगा तो डिस्चार्ज। ठीक है? तो ये क्या हो गया? ठीक। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट, या फिर उसे क्या करेगा? तो करेगा, कन्विक्शन करेगा, या क्या करेगा? कन्विक्शन करेगा। समझ गए? कन्विक्शन करेगा तो सबसे दंड के बिंदु पहले पर सुनेगा। पीओ का लाभ देगा। दिस इज मैंडेटरी प्रोविजन, ध्यान रखना। आरजीएस में आया हुआ है, चाहे सेशन हो या कोई भी ट्रायल कर रहा हो, मजिस्ट्रेट कर रहा हो, सबसे पहले पीओ का लाभ देने की कोशिश करेगा। सरकार की रोटियां बचाएगा, सीधी बात। वे आदमी जेल में जाएगा तो रोटी खाएगा सरकार की। और मान लो सशर्म का आवाज दे दिया, लोग किसी का एक उन्हें तरीके से सरकारी नौकरी दे दी, बस केवल आजादी तो छीनी है। सरकारी नौकरी मिल गई कि नहीं मिल गई? भाई मिनिमम वेजेस तो मिलेगा, काम करेगा और रोटियां भी सरकार खिलाएगी, रहने की आवाज भी नहीं आ रही क्या? व्यवस्था नहीं। बस केवल आजादी तो छीनी है।
तो सरकार का खर्चा बचाएगा कि नहीं बचाएगा? तो सबसे पहले ड्यूटी क्या है? प्रोसिक्यूशन वो सॉरी पीओ का लाभ है। पीओ का लाभ जगदीश थोड़ा नहीं सा दे रहा है माइक को म्यूट कीजिए, तो फिर बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। ओके। आगे बात समझ। अब जेलों में क्वेश्चन आया, एक्स ने एक्स को न्यायालय द्वारा दिनांक 3/4/2007 को दोष सिद्ध किया। क्या न्यायालय सॉरी को धारा 307 आईपीसी में दोष सिद्ध किया? क्या न्यायालय अभियुक्त को उसी दिन दोष सिद्ध सॉरी दंडादेश दे सकता है? सेंटेंस है ना। क्यों? देखो आपको देखा होगा, जैसे रामपाल है, रामपाल को जानते हो? हरियाणा वाले बाबा रामपाल, राम रहीम को जानते हैं? तो राम रहीम को सजा देगी, आप गूगल पे देख, उस पे गूगल पे क्या यूट्यूब पे शनिवार को देख, दोष सिद्धि कब की गई? शनिवार। तो अखबारों में खबर क्या चली कि राम रहीम को न्यायालय ने किया दोष सिद्ध, दंड के बिंदु पर सोमवार को सुना जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उन्होंने ये कहा कि भाई अक्यूज को अगर दोष सिद्ध कर दिया तो बेचारे का दिमाग खराब हो जाता है। भाई किसी आदमी को दोष सिद्ध कर दिया तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो उसकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की नहीं होती कि उस दिन वो अपनी दंड के बारे में कुछ कह सके। इसलिए उसे टाइम देना जरूरी है। नेक्स्ट तारीख पर ही उसे क्या किया जाएगा? दंडादेश। आगे बस, जैसे मान लो अक्यूज की प्रेजेंस में दोष सिद्धि हो गई, अगर अक्यूज बेल पर है ना तो उसे जेसी में ले लेते, बेल पर है तो जेसी में, और वो फिर आ जाना भाई साहब आगे दंडादेश दो। तो दंडादेश सेम डे नहीं देते, नहीं राम नहीं के मैंने कहा, वो मैं बताऊं, हम थोड़ा सा दिमाग से निकलना, लेकिन नेक्स्ट दे दी जाती। और ये 2008 का जो जेएलओ का पेपर हुआ था उसमें ये प्रॉब्लम बना करके पूछा था एग्जामिनर, है ना? क्या? हाँ कि उस दिन दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है, दोष सिद्धि अगली तारीख पे या नेक्स्ट डेट पर किया जाएगा। नेक्स्ट दिन मत लिखना, नेक्स्ट डेट लिखना, है ना, कि नेक्स्ट तारीख पे है, नेक्स्ट डेट पे। क्यों? 3 दिन छुट्टी हो गई तो अगले दिन कैसे सजा देगा? जैसे राम रहीम के मामले में संडे आ गया, सजा कब दे रहे हैं? मंडे को। आगे बात क्लियर है? तो इसे क्या किया जाएगा? अभियुक्त को उसी दिन दोष सिद्ध कर नहीं किया जाएगा, दोष सिद्धि तो उसी दिन हो जाएगी, नेक्स्ट डेट पे उसे दंडादेश यानी दंड के बिंदु पर सुन के ही दंडादेश दिया जाएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट का डिसीजन है ना।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन कर दिया, उसकी मानसिक स्थिति नहीं होती कि वो उसी दिन दंड के प्रश्न पर अपनी बात कह पाए, इसलिए उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका दे। जैसे मान लो रिजल्ट आता है और अगर हम फेल हो जाते हो तो पहले दिन बहुत बुरी स्थिति रहती है, दूसरे दिन थोड़ा सा, और तीसरे दिन और चौथे दिन हम बिल्कुल नकटे हो जाते हैं। नहीं होता है कि नहीं होता? एक चीज ध्यान रखना, जब भी पेपर देने जाओ या पेपर की तैयारी करो तो ये फीलिंग लेकर के करना कि मैं फेल हो गया। और जैसे रिजल्ट आता है और हम फेल हो जाते हैं ना, और फेल होने के बाद में कहते हैं अब दोबारा से ले ले तू देख, होता है कि नहीं होता कि मैं ऐसे करता हूं, उस फीलिंग के साथ पढ़ो। ये मान के चलो कि मैं फेल हो गया और अब मैं पास होने के लिए क्या कर सकता हूं, वो सारे एफर्ट्स कर। वो जो जोश आता है ना फेल होने के बाद, एक बार दोबारा करा लो आप, तो ये मान लो कि वो दोबारा ही हो रहा है कि 2 महीने का मामला है और दोबारा से हो रहा है। आप क्या कर सकते हो, आप वो करके दिखा दो। आ रही बात समझ? अब उस पे क्या किया जाता है, सबसे पहले पीओ के लाभ पे सुना, पीओ के लाभ पे सुनने के बाद में दंड के बिंदु पर सुना जाएगा और दंडादेश दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका प्रीवियस कन्विक्शन है, अभी बात समझ क्या है प्रीवियस कन्विक्शन, तो और प्रीवियस कन्विक्शन के कारण वो ज्यादा सजा का पात्र है। अभी बस जैसे मान लो सेक्शन 75 क्या कहता है कि भाई किसी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया 3 साल का और दोबारा चोरी का किया 3 साल का, तो सजा क्या देंगे? आजीवन कारावास या 10 वर्ष। 10 वर्ष तक का कारावास। लेकिन मजिस्ट्रेट तो पहले भी 3 ही दे सकता था, अभी भी 3 ही दे सकता है। नहीं, या गृह निवास से है तो और सीजीएम है तो पहले भी 7 दे सकता था, अभी भी 7 दे सकता। देखो सबसे बड़ा ये 75 तो बना दिया, लेकिन ये 75 के बाद ट्रायल बाय सेशन कर देते, या ट्रायल बाय सेशन नहीं करते तो 325 की तरह कहते कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ज्यादा दंड दिया जाना चाहता तो वो सेशन को रेफरेंस कर सकता है, जैसे सीजीएम को रेफरेंस करता है ना 325 में, वैसे पूर्व दोष सिद्धि में अगर 75 का मामला होता आईपीसी का तो किसको रेफरेंस कर देता? अब बाकी तो 3 ही अब दे सकता है, 3 ही बाद में दे सकता है, तो फिर पूर्व दोष सिद्धि का क्या रहा? किसमें? मजिस्ट्रेट के यहाँ तो अप्लाई हो जाता है बेटा, है ना। अब पूर्व दोष सिद्धि है तो फिर पूर्व दोष सिद्धि का चार्ज यहां लगता है, जैसे दंड के बिंदु पर सुन रहा है कोर्ट, ठीक। अब आपने कहा कि साहब ये बहुत भला आदमी है, कोई चोरी नहीं करता, पहली बार चोरी की है, बहुत अच्छा आदमी है। प्रोसिक्यूशन कहता है कि साहब चोर है और पक्का चोर है, इसके प्रीवियस कन्विक्शन भी हैं 2-4। नहीं, अब प्रोसिक्यूशन क्या कह रहा है, प्रीवियस कन्विक्शन है, और ये क्या कह रहा है कि साहब पहली बार अपराध किया है इसलिए इसे पीओ का लाभ दे दिया जाए। तो फिर कोर्ट क्या करेगा, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करेगा, किसका? सेक्शन 211(7) कि भाई देख, क्या आप पहले पूर्व में चोरी के अपराध के लिए दोषी हो चुके हो,
वो कहता है नहीं, नहीं। तो ध्यान रखना, यहाँ नई ट्रायल नहीं होती, प्रीवियस कन्विक्शन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे प्रूफ होता है। किस चीज से? भाई सबसे पहली चीज तो जजमेंट। भाई हर आदमी जेल में थोड़ी जाता है, कुछ पीओ का लाभ भी ले लेते हैं। पहला जेल। दूसरा, जब जजमेंट हो जाता है ना, तो उसे जेल भेजते हैं। तो उसके लिए एक जेल वारंट तैयार होता है, सेंटेंस वारंट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? सजा वारंट। क्या बोलते हैं? सजा वारंट। इस सजा वारंट के अंतर्गत ये डाला जाता है क्या, कि भाई साहब को 3 साल की सजा हुई है ना, और भाई साहब वो 428 में हम सेट ऑफ भी करते हैं ना, कि पिछले 9 महीने से कहा है जेल में है। तो आज से जिस दिन हम भेज रहे हैं उससे 2 साल और 3 माह तक भाई साहब को जेल में रखो और खाना पीना खिलाओ। तो यानी ये जेल में एडमिशन का सर्टिफिकेट होता है। और कौन जारी करता है? कोर्ट जारी करता है। जिस कोर्ट ने सजा की है ना, वही उसका क्या किया जाता है? सजा वारंट तैयार करता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? सजा वारंट। तो वो उसका कन्विक्शन हो रखा है, किससे साबित कर सकते हैं? दूसरा, हम और तीसरा, जिसको हमने सजा वारंट दिया है, किसको देंगे? जेलर को, जो रख रहा है, खिला जी रहा पिला रहा सर है, सेवा कर 298 रहा में है, साबित कर देंगे ना इसको? उसका सर्टिफिकेट। हेलो। ये भाई साहब मेरे पास आए थे, इतने दिन यहाँ रहे, मैंने बढ़िया सेवा की है, खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सीआरपीसी 298 में साबित कर देंगे ना इसको तो? मैंने बढ़िया सेवा की है, कोई खाने पीने में इनके लिए कसर नहीं छोड़ी। तो ये क्या हो गया? जेलर का सर्टिफिकेट। इन 3 चीजों से हम क्या करते हैं? उसका प्रीवियस कन्विक्शन साबित। आगे बात समझ, ट्रायल समझिए। सेशन ट्रायल में सबसे पहले 325 में क्या, सॉरी 225, सर वीडियो पॉज हो गया है सर। नहीं, दूसरा है 226 में, 225 में प्रोसिक्यूशन मामले को, 226 में प्रोसिक्यूशन अपने मामले को एस्टेब्लिश करेगा। 227 में अगर प्रोसिक्यूशन अपने मामले को एस्टेब्लिश नहीं किया तो अक्यूज को क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ने अपने मामले को एस्टेब्लिश कर दिया है तो चार्ज फ्रेम किया जाएगा, और अक्यूज को, ध्यान रखना, चार्ज रिटर्न में फ्रेम होगा, लिखित में क्या किया जाएगा? विरचित किया जाएगा, और अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। और उससे पूछा जाएगा, क्या भाई साहब आप अपराध को स्वीकार करते हो या अन्वेषा चाहते हो? और अगर वो अपराध को स्वीकार कर लेता है तो कोर्ट क्या करेगा? सब विवेकानुसार दोष सिद्धि करेगा। मैंडेटरी नहीं है, ये मत लिखना कि दोष सिद्धि करेगा, ये ध्यान रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कौन सा? डिस्क्रिशनरी पावर है ना। तो वो सब विवेकानुसार उसे दोष सिद्ध करेगा। और यदि अक्यूज आरोप को स्वीकार करने से इनकार करता है, या कहां पर 229 में दोष सिद्धि नहीं की गई है, तो प्रोसिक्यूशन की डेट देगा, 31 में प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेगा, फिर 313 में ध्यान रखना ये डालना, 313 231 के बाद 313 का प्रोविजन डालना। फिर उसके बाद में
कर देगा। आगे बात समझ में, क्या कर देगा? दोष मुक्त वो सॉरी 232 में दोष मुक्त कर देगा। अदरवाइज डिफेंस की एविडेंस लेगा। डिफेंस की एविडेंस भी वही लेगा जो मैंडेटरी है। केवल विलंब करने, परेशान करने, तंग करने के आशय से है तो वो उस डिफेंस को नहीं देगा। उसके बाद में फिर सर नेक्स्ट 229 में भी पीओ का लाभ सर 229 में भी जब वो करेगा, उसको कन्विक्ट करेगा, मतलब उसके तो उसमें भी पीओ का लाभ दे सकता है ना वहां पे भी? हाँ दे सकते हैं ना, वहां दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? वहां सबसे पहले ही पीओ का लाभ देगा। पीओ का नहीं दे रहा है, दंड दे रहा है, तो फिर दंड के बिंदु पर से नहीं। बाकी होता क्या है, कोर्ट में पहले ही सेटिंग कर लेते हैं कि साहब देखो एक्सेप्ट कर लेगा आप पीओ का लाभ दो तो, है ना? क्या आप कहो तो पीजी करवा दूं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 234 बहस। बहस समझ गए कि बहस में प्रोसिक्यूशन अपने मामले को एक्सप्लेन करेगा और वो उसमें क्या करेगा, कंट्रोडक्शन करेगा। और लास्ट में पूरे मामले को एक्सप्लेन कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन। क्योंकि प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि प्रोसिक्यूशन अपने मामले को बियॉन्ड डाउट को, आगे अगर फिर बहस के बाद में दोष मुक्ति या दोष मुक्ति, अगर दोष मुक्ति कर दिया तो आदेश करेगा कि भाई साहब को फ्री कर दिया जाए, और जेल में है तो जेल को एक लेटर जारी करेगा कि भाई ये दोष मुक्त हो गया, इसको क्या कर दिया जाए, रिलीव कर दिया जाए, छोड़। ठीक। अगर दोष सिद्ध हो गया तो सबसे पहले सजा पीओ का लाभ देगा, और पीओ का लाभ नहीं दे रहा तो सजा के बिंदु पर। और अक्यूज का अगर पूर्व दोष सिद्धि का रिपोर्ट है तो उसे पूर्व दोष सिद्धि का चार्ज लगा, और फिर दरबार। सर ये वाला चार्ज पूर्व सिद्धि वाला बाद में लगता है? हाँ, दोष सिद्धि के बाद में जब दंड के बिंदु पर सुनते हैं ना, तब लगता है। 211(7) का चार्ज आफ्टर कन्विक्शन लगता है, दोष सिद्धि के बाद। दोष सिद्धि से पहले नहीं लगता, दोष सिद्धि के बाद में लगता है। तो ये तो हो गई किसकी प्रोसेस? सेशन की। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आप काफी देर से बंद थे, मैसेज कर रहे थे, अब मैं मैसेज सर देख एक तो नहीं पाया। समन और वारंट मामले में डिफरेंस अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे, ये बता दीजिए। तो इसमें समन और वारंट मामले में समन मामला और वारंट मामले में डिफरेंस में जैसे मतलब तो कितने पॉइंट, मतलब कितना लिखना पड़ेगा उसमें, वो बता दीजिए। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके पास में शब्दों की लिमिट है। क्या क्या है? वर्ड लिमिट। लिमिट में आएंगे। आरपीएससी हमेशा वर्ड लिमिट में पेपर कराती है ना। आरपीएससी का पैटर्न क्या है? वर्ड लिमिट। अब आपके पास में ये जो क्वेश्चन पूछा, कौन सा समन या वारंट मामले में क्या अंतर है, ये मुश्किल से 20 वर्ड वाले में पूछे, 20 वर्ड में पूछेगा। आगे भाई आरजेएस का आप पेपर दे नहीं रहे, किसका दे रहे हो? तो आप सीधा लिख दो कि जो मामले मृत्युदंड, आजीवन या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है उन्हें हम वारंट मामला कहते हैं, और जो वारंट मामले से अन्यथा मामले हैं वो समन मामला। ठीक है। और रेफरेंस में दोनों सेक्शनों का रेफरेंस, तो बस काम खत्म। आपके 5 में से आराम से 4 4.5 नंबर देगा। क्योंकि 5 तो इसलिए नहीं देगा कि वो आपको परफेक्ट नहीं मानता, नहीं। फिर होता है कि आप कुछ भी कर लो कि घर वाले आपको कभी रेस्पॉन्स देते हैं क्या? नहीं। कि कई किसी दिन हो सकता है जो सर अगर कुछ बस ट्रायल, जैसे ट्रायल में से कुछ लिखना हो कि मतलब जैसे वारंट मामले में ये होता है और समन मामले में, तो ये भी लिख सकते हैं क्या इसमें? क्या? जैसे वारंट मामले में ट्रायल इस तरह से इसमें होती है इन सेक्शनों में, और समन मामले में इसमें होती है, ये नहीं भी नहीं, लिख सकते हैं क्या इसमें? अगर आपसे पूछे कि समन ट्रायल और वारंट ट्रायल में क्या अंतर है, तो फिर आपको वो अंतर बताना है।
फिर ये अंतर नहीं बताना। अगर आपको विचारण पूछ रहा है ना कि सम्मन विचारण और वारंट विचारण में क्या अंतर है, तब आपको उन दोनों का अंतर बताना है। कि जैसे सम्मन मामले के अंतर्गत चार्ज फ्रेम नहीं होता, जबकि लिखित में चार्ज फ्रेम होना क्या है, मैंडेटरी। दूसरा कि सम्मन मामले में 313 की एग्जामिनेशन मैंडेटरी नहीं है, अक्यूज की परीक्षा, जबकि तीन वारंट मामले में अक्यूज की परीक्षा मैंडेटरी है। इन चीजों को आप चयन दो, अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उनमें मैं सारे लिखवा दूंगा, है ना, उस चीज के लिए बेफिक्र रहो, है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा सेशन, है ना। अब अपन